हेलो फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट 2 का मई 2016 का हम लोग सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गिव एनी 4 जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। It is the duty of a partner to carry on the business of the firm to the greatest common advantage and not to act detriment to the interest of other partners or to the business of the firm. To carry on the business of the firm at greatest common advantage and not to act detriment to the interest of the other partner to the business. मतलब बिजनेस को इस प्रकार से लेना है ताकि बिजनेस में सिर्फ जो एडवांटेज हो वो सभी पार्टनर्स का एडवांटेज होना चाहिए और उसमें से कुछ लॉस ना होना चाहिए। इस प्रकार से वो हमें बिजनेस कंडक्ट करना चाहिए। सेकंड, टू indemnify for fraud or for any loss caused to firm by his firm. इंडेमनीफाई का मतलब होता है कंपनसेशन, मुआवजा भर के देना। टू इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड मतलब अगर उसने कुछ फ्रॉड किया है तो उसके बदले में जो उसको फर्म को नुकसान हुआ है उसका मुआवजा उसको भर के देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से वो प्रॉब्लम हुआ है। थर्ड, टू अटेंड diligently to his duties in the conduct of the business of the firm. बिजनेस फर्म पार्टनरशिप में बिजनेस फर्म में जो होता है उसमें उसको ड्यूटी हॉनेस्टली मन से दिल से करनी चाहिए। डिलीजेंटली का मतलब है दिल से मन से हॉनेस्टली करना। फोर्थ, टू यूज हिज नॉलेज, ज्ञान, स्किल, हुनर एंड एक्सपीरियंस, तजुर्बा, टू द कॉमन एडवांटेज ऑफ ऑल द पार्टनर्स। उससे सारे पार्टनर्स का एडवांटेज होना चाहिए, उस प्रकार से उसको काम करना चाहिए। When does compulsory dissolution of a partnership firm become unavoidable? पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन अनअवॉइडेबल कब होता है? By the adjudication of all the partners but not as one as insolvent. सारे पार्टनर्स मिलके नतीजे निकाल सकते हैं, लेकिन वो पार्टनर उसमें नहीं होना चाहिए जिसने अपने आप को दिवाला घोषित किया हो। जो दिवाला घोषित किया है उसका जो है उसी समय से उसकी रोक लग जाती है, वो पार्टनर नहीं रहता है। तो वो पार्टनर को छोड़ के बाकी के पार्टनर्स आपस में मिलके नतीजे निकाल सकते हैं और कोई जजमेंट दे सकते हैं। बाय द हैपनिंग ऑफ एन, अगर एक पार्टनर जो है अपने आप को दिवाला घोषित कर लिया उसने, तो फिर पार्टनरशिप रद्द हो जाती है। दूसरा क्या रीजन है? बाय द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट विच मेक्स इट अनलॉफुल फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म टू बी कैरिड ऑन फॉर द पार्टनर्स टू कैरी इट ऑन इन पार्टनरशिप। ऐसा कोई इवेंट, ऐसा कोई टाइम आ जाता है जब बिजनेस अनलॉफुल बन जाता है, उस समय ये पार्टनरशिप का बिजनेस जो है वो रद्द हो जाता है। अनलॉफुल बिजनेस का मतलब रहता है, जैसे समझो एग्जांपल दो, हम लोग जर्मनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और जर्मनी को अपने को मटेरियल भेजने का है, लेकिन जब मटेरियल भेजने का समय आता है उस समय क्या होता है, जर्मनी और इंडिया का वॉर लग जाता है। वॉर लगने की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जर्मनी जो है वो अपनी दुश्मन बन जाती है, दुश्मन कंट्री, एनिमी कंट्री बन जाती है, एलियन कंपनी बन जाती है। तो उसके साथ हम एलियन कंट्री, एलियन एनिमी के साथ अपन जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया तो वो अनलॉफुल माना जाएगा। व्हाट इज द मेन मीनिंग ऑफ सेल ऑन सेल ऑफ रिटर्न बेसिस? सेल और रिटर्न बेसिस का मीनिंग समझाइए। इन दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट द पोजीशन ऑफ गुड इज डिलीवर्ड बाय द ओनर टू अनदर पर्सन दैट इज हायर परचेसर ऑन कंडीशन दैट सच पर्सन पेज द एग्रीड अमाउंट इन पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट। इस प्रकार के एग्रीमेंट में जो पोजीशन ऑफ गुड्स है वो डिलीवरी ओनर दूसरे आदमी को दे देता है, सेलर को जो परचेस करता है प्रोडक्ट उसको दे देता है पोजीशन। किस प्रकार से? हायर परचेस
के हिसाब से, मतलब भाड़े के हिसाब से दे देता है, उस पर यह कंडीशन लागू हो जाती है कि तेरे को जो है ना टाइम टू टाइम अपना जो है ईएमआई जो है, अपना जो इंस्टॉलमेंट है वो तुझे पे करने का। जैसे हम लोग ने शोरूम में गए, गाड़ी बुक किया लोन के ऊपर, हमने डाउन पेमेंट किया लेकिन पूरी पेमेंट तो नहीं की अभी तक, लेकिन वो पोजीशन हमें आ जाती है। अब हमें क्या करने का है, एवरी मंथ उसको इंस्टॉलमेंट पे करने का है। हाँ, इस समय हमको इंस्टॉलमेंट पे करने का है, और अगर हम उसका इंस्टॉलमेंट, हम कभी भी बोल सकते हैं कि हम तेरा आगे से इंस्टॉलमेंट देंगे नहीं। ऐसा करने पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो वो गाड़ी है वापस शोरूम को देनी पड़ेगी। इसमें ये समझाया गया है। In this kind of agreement, the possession of goods is delivered by the owner to another person, that is, hire purchaser, on condition that such person pay the agreement amount in periodical installment, and such another person may terminate the agreement at any time before he pays the last installment. In such a case, he has to return the goods to the owner. मैंने यही बताया आपको। Next question. What would be the impact of insolvency or death of a partner on the partnership firm? अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? ऑन डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी का डेथ हो जाती है या कोई दिवाला घोषित होता है पार्टनर, ही सीजेस टू बी अ पार्टनर अंडर सेक्शन 42 ऑफ द एक्ट। 42 सेक्शन में बोला गया है, अगर कोई आदमी मर जाता है या तो फिर दिवाला हो जाता है तो उसकी रोक लग जाती है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। अ फर्म इज डिसॉल्व कंपल्सरीली, वो जो पार्टनरशिप फर्म है उसे कंपल्सरी हमको डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टनर टू कंस्टिट्यूट अ पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए हमें कम से कम 2 पार्टनर चाहिए, नहीं तो पार्टनरशिप फर्म नहीं रहेगा। 2 आदमी को चाहिए, हमें पार्टनर चाहिए अपने को बिजनेस करने के लिए। अगर एक दिवाला घोषित हो गया तो एक जो बचेगा वो तो सोल प्रोपराइटर बनेगा, वो पार्टनर नहीं बनेगा। व्हाट इज द कंसीडरेशन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या कंसीडरेशन दिया जाता है? इट मीन्स एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। इसका मतलब होता है कि जो आदमी हमें गारंटी या श्योरिटी दे रहा है उसके बेनिफिट में कुछ ना कुछ हम काम करें या उसे कुछ बेनिफिट दिया जाए। इट मीन्स एनीथिंग डन, कुछ काम किया गया हो, और एनी प्रॉमिस या कोई वचन दिया गया हो, वचन मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द श्योरिटी के प्रति, फॉर गिविंग द बेनिफिट टू द गारंटी। तू गारंटी लेगा तो तुझे ये फायदा होगा, अपने को उसको प्रॉमिस करना पड़ेगा। डिफाइन बेलमेंट। बेलमेंट क्या होती है? A bailment is a delivery of goods by one person to another for some purpose. बेलमेंट का मतलब होता है एक आदमी को दूसरे आदमी को डिलीवरी ऑफ गुड्स देना पड़ता है अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डेट क्यों दिया जाता है कि उसका जो पर्पस है अकम्प्लिश हो जाना चाहिए, उसका पर्पस हो जाने के बाद उसका जो मटेरियल है वो उसको वापस देना पड़ेगा। अब इस केस में क्या होता है, जो बेलर होता है उसको वापस मिलनी चाहिए बेली मतलब जो आदमी को, जैसे टेलर का एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। बेलर जो है, हम जो है कस्टमर जाता है टेलर के पास, बोलता है कि भैया ये कच्चा कपड़ा है और तुम्हें जो है इसको सिलाई करके दो। तो इस केस में जो कस्टमर है वो बेलर है और जो टेलर है वो बेली है। अब अगर बेली को मजदूरी ना मिली तो वो उसके पैसे, उसका जो है मटेरियल जो है उसको देगा नहीं, अपने पास रिटेन कर सकता है। जब उसके सारे क्लेम्स उसको मिल जाएंगे तो वो उसको प्रोडक्ट का पोजीशन दे देगा जो उसने कपड़ा सिया है। ओके, हम कहां पे थे? हाँ, a bailment is the delivery of the goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of. जब उसका पर्पस हो गया, जब कपड़ा सी गया तो उसको रिटर्न कर देना चाहिए या डिस्पोज कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरी देम। यहां पे डिलीवरी कौन करेगा? बेलर। तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन, जो आदमी अपने कपड़े दे रहा है उसको सीने के लिए, उसके डायरेक्शन के हिसाब से, मतलब बेलर के हिसाब से। गिव वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर, अलग अलग प्रकार बताइए पार्टनर्स के। एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर, जो रियल पार्टनर आपस में काम करते हैं, सेम काम करेंगे, सेम प्रॉफिट लेंगे। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर मतलब वो पार्टनर होता है जो सिर्फ पैसे लगाएगा, काम नहीं करेगा। उसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो सिर्फ उसके पैसे के ऊपर, फाइनेंसर रहते हैं ऐसे लोग। नॉमिनल पार्टनर, नॉर्मल पार्टनर। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, पार्टनरशिप करेगा सिर्फ प्रॉफिट के लिए, नुकसान होएगा तो वो बंदेला नहीं है।
लेकिन जहां पे प्रॉफिट होएगा तो उसको शेयर देना पड़ेगा। सब पार्टनर, पार्टनर के अंदर पार्टनर, 4 पार्टनर मेन पार्टनर है, पार्टनर के अंदर जो पार्टनर बना जाता है। अब एक आदमी है, समझो कि एक कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है जिसमें लोगों को 1000 रुपये लगाना पड़ रहा है, लेकिन किसी एक पार्टनर के पास 1000 रुपया नहीं है, उसके पास 700 रुपया है, तो 300 रुपया दूसरा पार्टनर लगेगा। जो 1000 रुपये का शेयर निकलेगा वो रेशो में डिवाइड होगा 700 और 300। जो 300 लगाएगा उसको बोलते हैं सब पार्टनर। पार्टनर बाय ईस्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब पार्टनर बाय ईस्टॉपल होल्डिंग आउट क्या होता है? इसका मतलब है कि कोई आदमी मुझे जानता है और सामने वाले को अगर मैं बोलता हूं कि भैया तू इसको जो है पैसा दे दे, मैं इनका पार्टनर हूं, बाद में अगर नुकसान होता है तो मैं अपने बातों से मुकर नहीं सकता, उसको बोलते हैं पार्टनर बाय ईस्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग। माइनर पार्टनर वो रहता है जो पार्टनर अंडर एज ऑफ 18 है। माइनर पार्टनर पार्टनरशिप में अलाउ नहीं किया जाता है। डिफाइन एजेंसी। एजेंसी क्या होती है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट। कॉन्ट्रैक्ट में इनका रिलेशन बनता है प्रिंसिपल और एजेंट का। प्रिंसिपल एजेंट को एम्प्लॉय कर सकता है, वो एजेंट क्या करेगा? प्रिंसिपल के बदौलत काम करेगा, या जहां जाएगा वो रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल को, वो दिखाएगा कि मैं जो भी काम कर रहा हूं प्रिंसिपल के आदेश पे कर रहा हूं। इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट, एंड एजेंट इज अपॉइंटेड टू डू एनी एक्ट फॉर द प्रिंसिपल और रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल। मैंने आपसे समझा दिया था। What is substitute agency? Substitute agent is an agent acting under the control of the original agent. Substitute agent वो एजेंट रहता है जो ओरिजिनल एजेंट के अंदर काम करता है इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी। इसके साथ हमने मई 2016 कॉन्ट्रैक्ट 2 का सॉल्यूशन पूरा किया। आगे और भी हम वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन से हम आगे के बेहतरीन वीडियो आपके पास पेश कर सकेंगे। धन्यवाद।